हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लगातार ये क्वेश्चन की सीरीज आपकी चलती जा रही है और ये क्वेश्चनों की सीरीज आपको रेगुलर प्राप्त होंगी। ठीक है, हम आज जो देख रहे हैं वो आपका क्वेश्चन सीरीज में हम देख रहे हैं कि 3 मार्कर के क्वेश्चन आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है और कैसे आपको कम समय में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 मार्कर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, ये 3 मार्कर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अधिकतर बच्चे, जैसे कि अगर सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्कर में कि भाई जो आपका अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना, तो आप सीधा कौटिल्य लिख दोगे। ठीक है, और जैसे ही आप कौटिल्य लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपने आंसर तो सही दिया है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चेक करने वाले लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं या फिर कहते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं वो कि आपको सिर्फ 2 नंबर दे देंगे कि चलो अर्थशास्त्र की रचना। लेकिन क्या होता है, उनको उनको दिक्कतें होती हैं। पहली दिक्कत तो क्या होगी, देखो कि जो सामने वाला चेक करने वाला है उसको दिक्कतें होती, तो पहली दिक्कत क्या होती है, पहली दिक्कत उसको ये होती है कि आपने लिख दी कि अर्थशास्त्र की रचना क्या है, तो आपने हेडिंग पता चल रहा है कि ऊपर क्या नहीं लिखे, आपने अर्थशास्त्र भी नहीं लिखे। ठीक है, और आपने सीधा लिख दिया क्या, कौटिल्य। तो सामने वाला सोचेगा कि ये कौटिल्य क्या है। ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने देखा कि भाई ये कौटिल्य क्या है। ठीक है, उसको समझ नहीं आया, उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई कौटिल्य क्या है। ठीक है, वो फिर से प्रश्न पत्र पलटाएगा, अच्छा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है, इसका आंसर दिया बच्चे ने। ठीक है, तो वो क्या करेंगे फिर, चलो ठीक है, मैं इनने मेरे से पेपर पलटवा लिया, मतलब क्या करें, अब हम भी इसका 1 नंबर कम कर देते, तो सिर्फ आपको 2 नंबर देगा और 1 नंबर छोड़ देगा। और यही 1 नंबर के कारण आपका क्या रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको 3 में से 3 लाना, तो 3 में से 3 लाना, तो आपको पहले पॉइंट तो क्या करना है कि जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, किसके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना की बात करें हम, तो हमको पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि अगर हम अर्थशास्त्र के बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा गया हमको कि भाई कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो हम पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग अर्थशास्त्र डालेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र डालने के बाद हम पहला यहाँ पे लिखेंगे इसके रचनाकार, रचनाकार में लिखेंगे हम आंसर कौटिल्य। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र में किस चीज़ का उल्लेख है, तो हम बताएंगे कि इसमें 15 अध्याय है, 160 इसमें डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें पूरा बता देंगे। फिर अगला तीसरा पॉइंट बता देंगे कि इसमें सप्तांक सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, यहाँ पे 3-4 पॉइंट को ऐसे कवर कर लिए जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सामने वाला क्या करेगा कि बिल्कुल आपके 3 नंबर के 3 नंबर देंगे और उसको पता भी चल जाएगा कि ये किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ 3 मार्कर को साइंस में कवर कर रहे हैं कि भाई आपको इंपॉर्टेंट 3 मार्कर कैसे लिखना। ठीक है, तो पहला 3 मार्कर जो लेके आए हैं वो है हमारा पार्थिव ग्रह, कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। तो देखो सिंपल सा एक पॉइंट में आपको उसका आंसर बताना है कि पार्थिव ग्रह क्या है। तो ऐसे ग्रह जिसकी संरचना कैसी होती है, पृथ्वी के लगभग समान होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो, पार्थिव ग्रह, हमने पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा पॉइंट, ऐसे ग्रह कौन कौन से, तो बुध, पृथ्वी, शुक्र, है ना, मंगल, हमने बता दी कि भाई कौन कौन से पार्थिव ग्रह। अगली चीज़, इसकी विशेषताएं बता देते हैं हम कि इसका बाहरी आवरण पतला और चट्टानी होता है, और इसका जो केंद्रीय भाग होता है वो कैसा होता है, द्रवित धातु होते हैं इसके केंद्रीय भाग में, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके पार्थिव ग्रह हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो चट्टानी एवं धात्विक पदार्थों से निर्मित छोटे पिंड, है ना, जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रह क्या कहलाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें तो वो क्या है, आपका सेरेस है। ठीक है, और सबसे जो छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, माचिस की डिब्बी के समान ऐसे छोटे भी होते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र, देखो जब ये क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, ऊपर से टूटते हैं, जिसको हम कहते हैं तारों का टूटना। ठीक है, तो वो टूटकर जब नीचे गिरते हैं तो वो उल्का के रूप में, जिसको हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं, ये बड़े बड़े भी होते हैं ना, उल्का पिंड के रूप में ये नीचे गिरते हैं। और क्या होता है कि जो महाराष्ट्र में कहते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो लोनार झील है उसका जो निर्माण हुआ वो किसके कारण हुआ, क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ। किसके कारण हुआ, ये क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका निहारिका। ठीक है, निहारिका ये इसे कहते हैं हम, गैलेक्सी क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका मेंस में कि निहारिका गैलेक्सी क्या है। ठीक है, तो इसमें बताना है हमको कि अंतरिक्ष में तारों तथा हाइड्रोजन गैस व धूल कणों की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। देखो एक धूल कण होंगे और जो तारे होंगे, है ना, तारे भी कितने होंगे पता है? असंख्य तारे होंगे, मतलब लाखों तारों का संख्या होगी। असंख्य तारे होंगे मतलब लाखों में तारे होंगे। ठीक है, इनकी क्या बनती है, एक संरचना बनती है। जैसे इस प्रकार से ये तारे होंगे, यहाँ पे धूल कण होंगे और ये सारी चीज़ें होंगे। ठीक है, और ये इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं हम,
निहारिका या गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, इन जो निहारिका है इनकी जो संख्या, जो कोटि होती है, संख्या होती है वो 10 की घात 11। ठीक है, कितनी होती कोटि इनकी? 10 की घात 11। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जब 10 की घात 3 कहते हैं हम तो 1000 होता, तो मतलब 10 की 11 का मतलब आप लगा लो कि कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है इनकी संख्या इतनी होती है, असंख्य होती है, लाखों में इनकी संख्या होती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? सर्पिलाकार भी होते हैं, दीर्घवृत्ताकार भी होते हैं, और कैसे होते हैं? अनियमित रूप से भी व्यवस्थित होते हैं ये। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना 3 पॉइंट। ठीक है, कि निहारिका क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है ना? महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? तो हमको पहला पॉइंट बताना है कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। तो देखो, निहारिकाओं है ना, निहारिकाओं हो गया आपका, और तारे हो गए। ठीक है, निहारिका हो गए, तारे हो गए। ठीक है, निहारिका, तारे, ग्रहों आदि आकाशीय पिंडों के है ना उद्भव की व्याख्या करता है। कौन? आपका महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत किसका व्याख्या करता है? निहारिकाओं, तारों, ग्रहों आदि आकाशीय पिंडों के उद्भव की ये व्याख्या करता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ क्या होता है? प्राचीन काल में एक बिंदु पर केंद्रित हुआ। देखो, महाविस्फोट सिद्धांत क्या बताता है हमको कि जो सारे जितने भी पदार्थ है वो क्या हो रहा होगा? एक बिंदु पर केंद्रित रहा होगा, और अत्यंत उच्च ताप वाले पदार्थ है ना, अर्थात प्रारंभिक परमाणु का क्या हुआ होगा? महाविस्फोट हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि इसका तापमान बढ़ा होगा, और जो सारे पदार्थ है क्या हो गए? ये सारे अलग अलग फैल गए। तो किस रूप में बदल गए वो? तारे, ग्रह है ना, निहारिकाओं, इस रूप में क्या हो गए? पूरे ब्रह्मांड में ये फैल गए। तो महाविस्फोट सिद्धांत से तो एक चीज़ ये पता चलता है कि सारा पदार्थ क्या हुआ रहा होगा? एक बिंदु में रहा होगा। और ये किस कारण से विस्फोट हुआ होगा बताओ? तो ये हुआ होगा उच्च ताप के कारण। ठीक है, अत्यंत उच्च ताप वाले पदार्थ के कारण इसमें विस्फोट हुआ, और किसका निर्माण हुआ? निहारिकाओं और ग्रहों और तारों की ये व्याख्या करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका इसरो। अब देखो, यहाँ पे एक नया मोड़ आया है, आपका संस्था आ गई। तो कि जब भी कोई संस्था आती है तो उस संस्था के बारे में आपको बताना। ठीक है, यहाँ तो इसरो आया है, एक संस्था आ गई। चलो ठीक है, संस्था है तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म लिख लिया। क्या है? कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिख दिया है हमने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना जरूर बताना आपको, कोई संस्था आती है तो आपको स्थापना बताना। ठीक है, तो इसका स्थापना क्या है आपका, है ना, 1969 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? के सिवान है। ठीक है, अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत में क्या करें इन्होंने? अनेक देशों में भारत को क्या दिलाया इन्होंने? अंतरिक्ष स्थान, अंतरिक्ष में भारत को, है ना, अनेक स्थानों में क्या करा इन्होंने? अनेक देशों में स्थान दिलाया है। ठीक है, इसका देखो कारण क्या है कि अभी है ना इसरो लगातार क्या कर रहा है? अभी मानव मिशन भी लेकर आया है। ठीक है, तो मानव मिशन भी छोड़ने वाला 2021 में गगनयान। ठीक है, और इसी के साथ अभी हमने चंद्रयान 2 का भी ये करे। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट आपको, देखो 3 पॉइंट आपके कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है वो, या फिर हम कोई हमको पढ़ा रहा है वही लिखें, नहीं। आप कोई भी अपने हिसाब से 3 पॉइंट आप उसकी उपलब्धियों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संचार उपग्रह क्या होते हैं? ठीक है, तो एक देश के अंदर अथवा एक देश से हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देश के अंदर संकेत भेजने के लिए हम जिन उपग्रहों का उपयोग करते हैं वो उपग्रह क्या कहलाते हैं? आपके संचार उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, संचार उपग्रह के लिए क्या करते हैं? मुख्य रूप से भूस्थैतिक कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग किया जाता है। भूस्थैतिक उपग्रह आपको पता है मतलब ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी क्या कर रही है? मान लो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कर रही है? ये घूर्णन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हम क्या करेंगे? इस प्रकार से घूर्णन करता हुआ क्या करेंगे? एक सैटेलाइट लगाएंगे, उपग्रह लगाएंगे। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी घूमते जाएगी तो इसकी एक एक पट्टी का क्या करेगा? ये चित्र खींचते जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी की चित्र खींच लेगा। और इस प्रकार से क्या करता है? ये संचार, मतलब क्या करते हैं, सॉरी, भू स्थिर उपग्रह ऐसे होंगे जो क्या होंगे? पृथ्वी के साथ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सॉरी मैं और किसी की बात कर रहा था, ये पृथ्वी के साथ परिक्रमा करेंगे। इसका कारण ये है कि देखो, संचार के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लो कोई चैनल चल रहा है इंडिया में। ठीक है, टीवी का चैनल चल रहा है, मान लो कहाँ चल रहा है? आपका इंडिया में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में टीवी का चैनल चल रहा है, और ये पृथ्वी के साथ घूमते कौन से? आपके भूस्थायी संचार ग्रह। ठीक है, भूस्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भूमि के साथ स्थायी हो जाते हैं, पृथ्वी के साथ घूमते हैं। अगर ये पृथ्वी के साथ नहीं घूमेंगे तो हमारा टीवी चैनल पता चल रहा है, हमारा इंडिया में दिखाई जाने वाला टीवी चैनल है ना, कपिल शो, पता चल रहा है हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? चाइना में। क्यों? क्योंकि भाई
आपका सैटेलाइट वहीं पे उपग्रह आपका, और पृथ्वी घूम गई तो पता चला कि चाइना आ गया पृथ्वी में, ठीक है। तो पता चल रहा हमारा कपिल शर्मा शो कहाँ चलने लगा, चाइना में। तो इसलिए क्या करते हैं, ये भूस्थायी स्थित उपग्रह का हम उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूस्थित उपग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें संचार उपग्रह किसके, एक देश के अंदर या एक देश से दूसरे देश में हम क्या करते हैं, संचार के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें हम कैसे उपग्रहों का उपयोग करते हैं, भूस्थैतिक कृत्रिम उपग्रहों का। भूस्थैतिक कृत्रिम उपग्रह आपको समझ में आए, जो पृथ्वी के साथ घूमते हैं ना। नहीं तो द कपिल शर्मा शो कहाँ चलने लग जाएगा आपका, है ना, पाकिस्तान में चलने लग जाएगा, नहीं तो चाइना में, ठीक है। इनका परिक्रमण काल कितने का होता है, 24 घंटे के बराबर होता है इनका परिक्रमण। एक चक्कर कितने में लगाते हैं, 24 घंटे में। पृथ्वी भी एक चक्कर, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, सुदूर संवेदन की बात करते हैं हम, ठीक है। सुदूर संवेदन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। ये तो आपको पता है, ये क्वेश्चन आपका 6 मतलब 6 मार्कर में भी आ चुका है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, सुदूर संवेदन। तो पृथ्वी से लगभग 600 से 800 किलोमीटर की दूरी में स्थित कृत्रिम उपग्रह की प्रणाली है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी के विभिन्न भागों के चित्रों को खींचा जाता है, ठीक है। उपयोग क्या है, भूगर्भीय जल सर्वेक्षण में, मौसम के आकलन में, है ना, वनों के सर्वेक्षण में। अब इसमें बता दो कि भारत के कौन कौन से दूर संवेदी या दूर संवेदन उपग्रह, ठीक है। तो भारत के 2 दूर संवेदी उपग्रह, पहला तो IRS फर्स्ट और दूसरा IRS सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके 2 उपग्रह छोड़े गए भारत के, ठीक है, इंडियन रिसर्च सैटेलाइट, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। चलो अगला देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप यहाँ पे एक सतह बनाकर और इसका परावर्तन दिखा दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान क्या होता है, सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो 3 पॉइंट हो गया, एक में परिभाषा, दूसरा हमने चित्र बता दिया, और तीसरा इसमें क्या बता दिया हमने, कि आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलो अगला अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कौन सा पॉइंट है वो, कि भाई पास की वस्तु तो क्या करती है, निकट दृष्टि दोष में देखो, पास की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दिखाई तो देती दूर की वस्तु भी, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट शब्द लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेंस क्या होती है, इसका कारण क्या है, तो लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, और इसका निवारण क्या है, तो अवतल लेंस का हम इसमें उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं हम, दूरदर्शी क्या होता है। तो यह क्या है, प्रकाशीय यंत्र है। देखो पिछली बार आपका जो क्वेश्चन आया था, वो आया था आपका ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन आया था, है ना, प्रकाशी तंतु, है ना, ऑप्टिकल फाइबर आया था। तो इस बार मुझे लगता है कि दूरदर्शी आएगा, ठीक है। तो दूरदर्शी भी क्या है, एक प्रकाशीय यंत्र है, जो क्या करता है, दूर स्थित वस्तु का क्या करता है, स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जैसे खगोलीय और पार्थिव दूरदर्शी, है ना, खगोलीय और दो दूर मतलब पार्थिव दूरदर्शी, और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, बड़ा और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये दूरदर्शी हो गया आपका। चलो आप इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं कि इसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं हम दूरदर्शी में, है ना, मतलब दूर की वस्तु देख रहा है तो आप समझ सकते हो किस लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका पूरक वर्ण। देखो प्राथमिक रंग आ चुके हैं आपके, तो इस बार, है ना, इस बार नहीं कहेंगे, मतलब ये आपको एक तरीका है, ये तो आपको सब करना है ना, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिर्फ पूरक वर्ण क्या होते हैं हम देखते हैं। तो जब 2 वर्ण मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पूरक वर्ण कहते हैं, ठीक है। पूरक वर्ण कहलाते हैं या पूरक वर्ण कहते हैं। जैसे पीला और नीला क्या बनाते हैं, श्वेत। मैजेंटा और हरा भी क्या बनाते हैं, आपके श्वेत बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रंग का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। मतलब जो दोनों रंग क्या हो जाते हैं, एक रंग का अवशोषण होने पर वो रंग कैसा हो जाता है, श्वेत रंग हो जाता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका मेंस में। विद्युत धारा क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है, और यह क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है, इसका आपका आंसर कंप्लीट। यहाँ से आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला, आपको जो पॉइंट लग रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, शुष्क सेल, ठीक है। तो टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में ये उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होती है, कार्बन की छड़ होती है, ठीक है, और एक जस्ते का प्लेट होता है, ठीक है। और क्या, सॉरी, जस्ते का क्या होता है, इसमें एक पात्र होता है, ठीक है, और उसमें हम क्या लगा देते हैं, कार्बन की छड़ लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें मैग्नीशियम और कोयला कुछ इसमें भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका शुष्क सेल। और इसमें क्या ध्यान रखना, और एक पॉइंट और ध्यान रखना शुष्क सेल में, ठीक है।
कि जो कार्बन का छड़ होता है उसके ऊपर क्या होती है, हम पीतल की या फिर क्या कहते हैं कोई भी है ना टोपी लगा देते हैं, और जिससे क्या होती है धनात्मक और ऋणात्मक दो क्या बन जाते हैं आपके बिंदु बन जाते हैं। ठीक है, जिससे हमको क्या करते हैं विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका जीवाश्म ईंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी शायद आ चुका है। ठीक है, तो देखेंगे करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह से है ना पृथ्वी की सतह में दबे हुए जंतु व वनस्पति के क्या होते हैं अवशेष को क्या कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या जीवाश्म ईंधन है। भविष्य में इसकी पूर्णतः समाप्त होने की संभावना है ना। स्वाभाविक सी बात है, आप अंधाधुंध उपयोग करोगे किसके, कोयले का, है ना। तो ये सतत विकास के लिए क्या है, खतरा है, क्योंकि सतत विकास का मतलब क्या है भाई, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर है ना क्या करना, संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास है। तो यहाँ पे क्या है, सतत विकास के लिए क्या हो जाएगा, ये हानिकारक हो जाए। ठीक है, तो मतलब खतरा है ना। चलो अगला, नाभिकीय रिएक्टर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका मेंस में। ठीक है, कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। नाभिकीय विखंडन में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। देखो कल हमने वो नाभिकीय वाला चैप्टर करे तो उसमें मैंने बताया था कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला क्या है ना, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया था कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो ये नियंत्रित श्रृंखला पर आधारित क्या होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो नाभिकीय ईंधन, मंदक, नियंत्रक, शीतलक है ना इत्यादि है। और इसका उपयोग क्या है, तो ये क्या करता है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में और रेडियोधर्मी समस्थानिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलो आप सभी लोग क्या करें कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो चीज़ें तभी समझ में आएगी जब हम करते जाएंगे। ठीक है, और लगातार देखते जा रहे हैं हम कि है ना हमको क्या करना है कि तो भाई 100% तैयारी में देना और लगातार हमको रिवीजन करना चीज़ों को। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि देखो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो भाई उसमें भी क्या हो रहा है, लगातार हिंदी माध्यम माध्यम के रिजल्ट गिरते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाता है, समय का अभाव हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आप समय से बचना चाहते हो तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे पॉइंट लिखें और ऑथेंटिक लिखें और बिल्कुल क्लियर लिखें। ठीक है, इसी के साथ क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना परिवार को बड़ा बनाएं, तो आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। अभी देखो इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी, तो उनमें सुधार होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।